इसके बारे में, और आपको मैंने ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखें तो मैंने महिला कल्याण के बारे में और महिला कल्याण और बाल विकास के बारे में बात कर चुका हूँ। उसके बाद परिवार परामर्श केंद्र था, ये भी बात हो चुकी है हम लोगों से, मतलब ये स्लाइड हो चुका है ना। अब हम बात करेंगे आज की जो क्लास है हमारी, उत्तराखंड चिकित्सा समाचार का यूनिट नंबर 2 में भारत में समाज कल्याण को लेकर बात की गई है, उसकी नीतियों को लेकर पर पेज में। तो आप लोग ज़रूर कॉपी वगैरह लेकर बैठा करें, वो आप सबके काम आएगा अच्छे से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे बोलता हूँ मैं तो उसे आप नोट करेंगे तो आपके ही काम में आने वाली हैं वो सारी की सारी चीज़ें, है ना। तो आप सब जरा गेस करिएगा कि एक पॉइंट और आ रहा है आपके सामने कि जो सामाजिक कल्याण प्रशासन की बात मैं कर रहा हूँ भारत में, उसमें कुछ और कार्यक्रम और कुछ और स्कीम बनाई गई हैं। तो पॉइंट है कि महिला और बाल कल्याण से जुड़े कानून, कोई बताना चाहेगा कौन कौन से हैं? महिला और बाल विकास से जुड़े कानून पता होना चाहिए आप लोगों को, आप लोग बताया करें। देखो, भारतीय संविधान में आप सबको भली भांति तरीके से पता भी होगा कि भारतीय संविधान में जो है ये कुछ राज्यों में, कुछ राज्य नहीं, लगभग लगभग सभी राज्यों में आप ऐसे कह दीजिए तो सही रहेगा, हर राज्यों में अधिकार दिया गया है। और ये बात भारतीय संविधान कहता है कि भाई स्त्री हो या बालक हो, उसके कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान है, कुछ उपाय किए गए हैं उनके लिए। आपने नाम, आप सभी को नाम पता होगा, भारतीय दंड संहिता। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता किसके तहत आता है? तो 1860, अब आप नोट कर लिया करिए इसको, 1860 भारतीय दंड संहिता, ठीक है। तो यह एक व्यापक लेवल पर एक कानून है ये, जो महिलाओं और बाल विकास में एक अहम भूमिका निभाता है ये, ठीक है। तो भारत में जो आपराधिक कानून है उसके वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है, और उद्देश्य इसका ये होता है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड करना, ठीक है, महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड करना और उसकी गरिमा को भी सुरक्षित करना, ये उसका अहम भूमिका होती है। तो इसलिए आपका ये भी पॉइंट उसी के तहत आ जाएगा। तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 पॉइंट बताया है। एक पॉइंट बताया कि भारतीय दंड संहिता 1860 का, ये ध्यान रखना, आईपीसी। दूसरी बात आप यहाँ से ये ध्यान रखना कि जो इसका उद्देश्य है भारत में समाज कल्याण विकास को लेकर या उसके प्रशासन को लेकर, उसकी सेवाओं को लेकर, तो महिलाओं को सुरक्षा देना और साथ ही साथ उसकी गरिमा को भी सुरक्षित करना, ये भी दो अपने आप में 2 पॉइंट बन जाते हैं। तो कभी कभी एलिगेशन या कंसेप्चुअल प्रश्न बनते हैं तो ऐसे पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। देखो, ये टॉपिक है थोड़ा सा बोरिंग टाइप का, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे अच्छे तरीके से, नोट कर करके एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, तो समझ में आएगा। अदरवाइज फिर तो भूल जाएंगे आप 1 हफ्ते के अंदर, मजा ही नहीं आएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य पता होगा आप लोगों को? बताइए, कोई बताना चाहेगा? बोला भी करो थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव हैं, है ना। अब बोलेंगे तभी मजा आएगा। जैसा कि सर ये नाम से ही इसके स्पष्ट है, ये बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाम से स्पष्ट है कि बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने की बात कर रहा है। यहाँ पर नीति निर्णय की बात कर रहा है, दिशा निर्देश की बात कर रहा है, ठीक है, बच्चों को राहत प्रदान करने की बात कर रहा है, उसके प्राधिकारों पर चर्चा करता है। वेरी गुड, यही इसका करेक्ट जवाब है। यहाँ जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में बेसिकली वो किस तरीके से बनते हैं, प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य, और 2-3 पॉइंट दे देगा और कहेगा इनमें से बताइए कौन सा बिंदु सही है। तो मैं जो पॉइंट बता रहा हूं यही सारे मिलने वाले हैं। जैसे एक पॉइंट ये मिल सकता है कि कानूनी सुरक्षा और उसके उपाय को सुझाव देता है, बिल्कुल ये मिलेगा, तो आप उसे कहना ये राइट होगा। दूसरी बात, अगर बाल अधिकारों के उल्लंघन और कार्यवाही अगर होती है उसके प्रति, मतलब कोई अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसके प्रति जो है कानूनी तौर तरीके से पूछताछ की जाएगी, ये भी आपका उसमें जुड़ जाएगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ही अंतर्गत आ जाएगा। हिंसा, आपदा, HIV एड्स, तस्करी, शोषण, ठीक है, वैश्यावृत्ति, पोर्नोग्राफी इत्यादि चीजों से जो बच्चे प्रभावित होते हैं उसकी जांच भी करता है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है।
तो ये इसके कार्य के अंतर्गत आ जाता है इन्वॉल्व। तो ये बेसिकली उपचारात्मक उपायों को लेकर सलाह देता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बस इतनी ही पॉइंट आप लोगों को समझते चलना है। जैसे अगर आप चाहें तो अपने कॉपी पर लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, फिर कार्य लगाकर आप इसके डैश छोड़ दीजिए। जब एग्जाम आएगा करीब, जब मैं रिवीजन करवाऊंगा, तो उस समय आप क्या करना, इस कार्यों के बारे में फोकस कर लेना या उसकी पीडीएफ पढ़ लेना, वो काम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वही नोट्स एग्जाम के समय में आपके ही नोट्स आपके काम आने वाले होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ भी रहा होगा, मैं आशा कर रहा हूं। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये इसकी क्या भूमिका हो सकती है, कोई बताना चाहेगा? चलो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग एक प्रकार से आप सबको पता होगा कि ये एक संवैधानिक एक जो है संवैधानिक निकाय है, जो महिलाओं को संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों के लेकर उसकी विस्तृत लेवल पर या व्यापक लेवल पर क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसकी समीक्षा करता है, ठीक है। शिकायतों के निवारण को सुनकर महिलाओं को, जो भी महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं, उनको बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक अधिनियम है। कोई बताना चाहेगा मुझे यह अधिनियम कब है, कब लाया गया था? बताना चाहेगा कोई? बताइए। 1990 में लाया गया था। आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं अच्छे से, हैं? इतना आसान प्रश्न है। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है अधिनियम के रूप में, तो 1990 में लाया गया था, ठीक है। ये आप इसे ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, बताइए जरा एक बार। आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। और एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था कि इसकी अध्यक्ष कौन थी, तो आप ध्यान रखिएगा, रेखा शर्मा का नाम, ठीक है। रेखा शर्मा का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2018 में इनको जो है बनाया गया था इसको लेकर। राष्ट्रीय महिला कोष के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष कहता है कि इस भाग में राष्ट्रीय महिला कोष और महिलाओं के, ठीक है, और महिलाओं की सहायता के लिए द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इसमें जानते हैं आप लोग ये क्या होता है? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फंड है, एक राष्ट्रीय महिला कोष है। इसको इन शॉर्ट में RMK बोला जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1993 में हुई थी। 1993 में हुई थी। भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिलाओं और बाल विकास विभाग पर एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका बेसिकली मेन जो मोटो था वो ये था कि लघु मतलब छोटे, ठीक है, छोटे ऋण प्रदान करना, ठीक है, संपत्ति निर्माण के लिए। और ये सभी के सभी काम जो होते थे गरीब महिलाओं के लिए होते थे, गरीब महिलाओं के लिए। और यहाँ पे जो इसका प्रावधान था, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक आर्थिक बदलाव और विकास के माध्यम से उसका इस्तेमाल करना, ये इसका काम था बेसिकली। समझ में आया? 4 पॉइंट बताया हूं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट थे चारों के चारों। बताइए जरा एक बार। समझ में आया कि नहीं? बोलिए। नहीं बोल चलो बहुत बढ़िया है। आगे अगर हम बात करते हैं, लापता और असुरक्षित बच्चों के लिए राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली। इस भाग में लापता और असुरक्षित भागों के लिए प्रारंभ में राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली के बारे में भी संक्षिप्त में बताया गया था। हालांकि अगर हम बात कर रहे हैं समाज कल्याण सेवाओं को लेकर, तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो बातें की गई हैं बच्चों को लेकर और महिलाओं को लेकर बात की गई है। जो भी समस्याएं महिलाओं के प्रति होती थी, जो भी समस्याएं बच्चों के प्रति हुआ करती थी, उनकी निगरानी के प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता था, ठीक है। उसकी छानबीन हुआ करती थी, ठीक है। आपने नाम सुना होगा पोस्को का नाम जानते हैं? पोस्को का नाम सुना है किसी ने? पोस्को एक्ट है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। पोस्को एक एक्ट है, और ये एक्ट ध्यान रखिएगा एग्जाम में कई बार प्रश्न बनता है कि ये आया कब है। और मेडिकल सोशल वर्क के लिए ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाइएगा, ना आए तो बोलना। मेडिकल सोशल वर्क में काफी बार ये प्रश्न जहां जहां मैंने दिया है वहां पर पूछा गया था कि ये अधिनियम कब लाया गया था, ठीक है। तो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन
फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है ये, जिसको आप कहते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम को लेकर, ठीक है। और ये 2012 में आया था। ये बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों को रोकने के लिए महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये चीजें बनाई गई थी। इसमें बालक के अच्छे शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालकों के सर्वोत्तम हित के लिए, कल्याण के लिए बात की गई थी। पोस्को एक्ट में की गई है, अभी चल भी रहा है, ऐसा नहीं कि ये बंद हो चुका है, ठीक है। अगर कोई इसमें अगर दोषी पाया जाता है, कोई बता सकता है मुझे कितने साल की सजा होती है? कोई भी व्यक्ति बता सकता है? बताइए। 7 साल की, 7 साल की सजा होती है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सभी की सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते चलिए। बस आगे हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी, कोई बताना चाहेगा मुझे सोशल सिक्योरिटी होती क्या? अभी ये किसी को कॉल आ रहा है, 1 मिनट। अगर हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के बारे में, तो नाम से ही पता चल रहा है कि सामाजिक सुरक्षा वगैरह के बारे में बात हो रही होगी कहीं ना कहीं, है ना। तो आपने नाम ये जो सुना है सामाजिक सुरक्षा को लेकर, जो समाज को और एक उचित संगठन के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जोखिम वाली जो भी असामाजिक घटना घटित हो रही हैं, वह असामाजिक घटना को कम करना है और लोगों को हमें क्या करना है, प्रोवाइड करने हैं, उनके लाभ देने हैं, उनको लाभ। तो इसमें एक एक्ट आता है बेसिकली, उस एक्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ILO करके। कोई बता सकता है ये एक्ट कब आया था, ILO? कोई भी व्यक्ति? अगर हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, तो कोई मुझे बताना चाहेगा ये अधिनियम कब लाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? 1919 में। अच्छा, आपको सच में पता नहीं है कि या आप मतलब ऐसा कि जानते हैं और बोलना नहीं चाहते हैं? अगर नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तो आगे कंटिन्यू करूंगा ही करूंगा। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप लोग इसको अच्छे से सुनिए। फिर तो बहुत आप लोग वीक हैं, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मुझे भी करवानी होगी फिर तो, है ना। इसलिए अच्छे से आप लोग इसका ध्यान से सुनिए। तो ये इंटरनेशनल लेबर जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाता है। बस केवल 2 ही काम इसके हैं, एक सामाजिक और एक आर्थिक न्याय को ही आगे बढ़ाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ILO को स्थापित किया गया था इसको। और इसी ILO के तहत अगर मैं बात करूं तो कुछ 7 शाखाओं के बारे में, जब सामाजिक सुरक्षा की बात होती है तो कुछ 7 शाखाएं आ जाती हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात करता है, वृद्धावस्था की बात करता है, सेवानिवृत्त लाभ के बारे में बात करता है, बेरोजगार बीमा, देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगी, है ना, बड़ी की मात्रा होगी, बेरोजगारी बीमा की बात करता है, जीवन और विकलांगता की बीमा की बात करता है। विकलांगता का अगर आप, अब हालांकि एग्जाम में विकलांगता शब्द नहीं मिलेगा, आपको दिव्यांगता शब्द मिलेगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा सोच लिया करें, ठीक है, कि ये दिव्यांगता लिखा हुआ है। मातृत्व और चाइल्ड केयर लाभ की बात करेगा, और आपसे ग्रामीण रोजगार गारंटी के बारे में बात करेगा, और खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करेगा। तो ये कुछ है भारत सरकार के द्वारा जो सामाजिक सुरक्षाओं को लेकर बात करता था, और जिसमें ये चीज़ें बताई गई थी कि कुछ 7 शाखाओं के रूप में कि हम इस तरीके से उनकी मदद करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी समाज कल्याण सेवाओं के ही अंतर्गत आता है। सोशल सिक्योरिटी भी अब एग्जाम में सोशल सिक्योरिटी आता है, पूछ लेता है, तो उसके अंतर्गत पूछेगा भाई किन किन चीज़ों पर बात होती है। या तो आपको ये 7 शाखाएं याद हो, या तो फिर अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है कि सामाजिक सुरक्षा वो होती है जहां पे वे जोखिम रोग अगर कोई हो रखा है, या कोई मातृत्व अयोग्यता है, या वृद्धावस्था है, ठीक है, या मृत्यु से संबंधित भी ये इसका अहम भूमिका होती है। तो टोटली मिलाकर वह सुरक्षा है जो समाज उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिम से बचाव के लिए प्रस्तुत जो किया जाता है, उसे सोशल सिक्योरिटी कही जाती है।
उसे सोशल सिक्योरिटी कही जाती है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऐच्छिक बीमा की योजनाएं बनाई जाती हैं, फिर उसके बाद क्रियान्वयन किया जाता है, सामाजिक सहायता कार्यक्रम बनाए जाते हैं, बहुत सारी क्रियाविधि होती रहती है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं बेसिकली सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत। सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार की जो अवांछित गतिविधियों के प्रभाव के खिलाफ पीड़ितों की रक्षा और समर्थन से संबंधित प्रयास होता है। जो अवांछनीय गतिविधियां हैं, अवांछनीय का मतलब होता है असामाजिक जो गतिविधियां हैं, जो समाज में सामंजस्य नहीं बैठा सकती हैं, जो लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, उसे बोलते हैं अवांछित गतिविधियां। के प्रभाव के खिलाफ पीड़ित की रक्षा करना होता है। यह है सोशल सिक्योरिटी। जो पीड़ित व्यक्ति है, जो असहाय व्यक्ति है, उसकी मदद करने की बात करता है और समर्थन संबंधित प्रयास करता है। मदद करने से रिलेटेड ही उसका प्रयास भी करता है कि ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। और इसी कारण से व्यक्ति के जीवन जो होते हैं जोखिम में पड़े होते हैं, तो उसको जोखिम से बाहर निकालने की कंडीशन में सामाजिक सुरक्षा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो व्यक्तियों का जो जीवन जोखिम में है, इसे हम बोल देते हैं कि ये सामाजिक जोखिम कहा गया है। तो इसमें सेवानिवृत्त हो सकता है, बीमारी हो सकती है, दिव्यांगता हो सकता है, वृद्धावस्था हो सकती है, उत्तरजीवी हो सकता है, कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु अगर हो जाए तो भी हो सकता है ये। तो जाहिर सी बात है, यह अवांछनीय गतिविधियां हो गई समाज में। बेरोजगारी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रीजंस आप देख सकते हैं। तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? एक प्रकार के सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। बस आप बात को सिर्फ समझते चलिए और जहां ना समझ में आए वहां पे मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा उसके बारे में। और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सामाजिक सुरक्षा है क्या? सामाजिक परिवर्तन और प्रगति के लिए एक साधन माना जाता है। परिवर्तन के लिए और अगर हम बात करें उसके प्रगति के लिए एक साधन के रूप में सामाजिक सुरक्षा काम करता है। सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जिसमें समाज उचित संगठन के माध्यम से प्रस्तुत करता है और जिसके जोखिम या उसके सदस्यों को सामने आते। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो भी असामाजिक समस्याएं हैं उसमें परिवर्तन करता है। अपरिवर्तन करने का मतलब सकारात्मक परिवर्तन करेगा। और कैसा परिवर्तन करेगा? उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ेगा और समाज की प्रगति के बारे में बात करेगा। तो वह बेसिकली क्या कहलाता है? सामाजिक सुरक्षा कहलाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही है। आगे अगर हम बात करें, सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि सरकार जो कि समाज का प्रतीक और प्रतिनिधि है और अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर पर तय करने की जिम्मेदारी है। और ये बात GHD कोल ने अपनी परिभाषा दी है सामाजिक सुरक्षा को लेकर, कि सरकार जो कि समाज का एक प्रतीक है और प्रतिनिधि भी करती है और अपने सभी नागरिक, मतलब अब अपने सभी सरकार के लिए भाई सभी पूरी जनता हो गई है ना, पूरी जनता हो गई। तो वहां पे न्यूनतम जीवन स्तर तय करने के लिए जिम्मेदार अगर कोई भूमिका निभा रही है तो सामाजिक सुरक्षा। तो ये एक प्रकार से GHD का कोल की परिभाषा है। बट आप परिभाषा रट्टा नहीं मारना, बस आप यहाँ पे वो चीज समझ लीजिए कि सामाजिक सुरक्षा कहते किसे हैं, बस इतनी चीज यहाँ पे समझिए। हम बात करते हैं वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के बारे में भी। तो कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है कि विशिष्ट नियोक्ता का और कर्मचारी समूह के द्वारा अनिवार्य भुगतान के माध्यम से अमेरिकी संघीय सरकार द्वारा बुढ़ापे, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, दिव्यांगता और बचे हुए बीमा का एक कार्यक्रम है जो सार्वजनिक कराधान से, अब कराधान का मतलब एक प्रकार से फाइनेंस भी रिलेट कर सकते हैं आप, से धन द्वारा बनाए रखा या फिर सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति के लिए आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण प्रदान के सिद्धांतों या अभ्यास पर आधारित है। अगर हम बात करें फ्रीडलैंडर के ही नहीं, हम बात अगर करें सामाजिक सुरक्षा के ही तहत ILO के बारे में भी, तो वो क्या बोलता था? कहता था भाई कि मैं सामाजिक और आर्थिक रूप से उसकी मदद करूंगा, यही बात बोलता था भाई। आपको अभी मैंने बताया भी है। तो जब सामाजिक और आर्थिक रूप से मदद करने की बात करें, अभी आप सामाजिक रूप से देख चुके हैं और आर्थिक रूप से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सार्वजनिक कराधान से धन के द्वारा रखा जा रहा है और ये परिभाषा फ्रीडलैंडर के अकॉर्डिंग कही जा रही है और समाज के ऊपर बता रहा है कि भाई आप बीमा और कार्यक्रम के माध्यम से करिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, वही अपने सिर्फ 2 शब्द हैं, 2 शब्दों के इतना बड़ा पैराग्राफ में वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने लिख दिया है
कि सामाजिक और आर्थिक विकास करने की बात जो है सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ILO के एक्ट को जो सामाजिक आर्थिक बात कही थी, उन्हीं बातों को ये वाल्टर एंड्रियास फ्रीलैंडर इतने शब्दों में बोल रहा है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपने नाम सुना होगा राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बारे में। मैंने आप लोगों को जब UGC, अच्छा प्रीति जी ने सुना होगा जरूर मेरे से, इन्होंने जब मैं पढ़ाया था उस समय UGC वाले बच्चों को, तो उसमें एक बात बताई थी कि भाई राष्ट्रपति महोदय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक है, और इन्होंने 15 अगस्त 1935 को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पेश किया था, सन 1935 का, याद रखिएगा। और इसका मतलब यह बनता था कि कर्मचारियों की सुरक्षा, उपायों के लिए बेरोजगारी, उनके प्रति जो बेरोजगारी फैली उनके लिए प्रति उपाय, गरीबी और वृद्धावस्था बीमा पर था। बेसिकली ये जो अधिनियम आप देख रहे हैं सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1935 का, ये भी कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी का ही पार्ट बना हुआ करता था। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे भी है 1935 में क्या बोला गया है कि श्रमिकों और उसके परिवार को वृद्धावस्था, उत्तरजीवी और दिव्यांग बीमा लाभ प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा के बारे में कानूनी प्रावधान किए गए और इस कार्यक्रम के प्रबंधन की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी सामाजिक सुरक्षा प्रशासन को दी गई थी। ठीक है, तो ये बातें वही है, सिमिलर सी है। तो सामाजिक सुरक्षा बीमा जो रूजवेल्ट की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने जो अधिनियम लाया 1935 में, उसमें क्या क्या बातें की गई थी। तो उसमें एक बात तो ये भी थी कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर, और सामाजिक सुरक्षा किसके प्रति थे? दिव्यांग व्यक्ति का हो सकता है, वृद्ध व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए हो सकता है, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं उनके लिए हो सकता है ना, तो ये सभी के लिए था। आगे अगर हम बात करते हैं 1965 में, 1965 में सामाजिक सुरक्षा के तहत स्वास्थ्य बीमा को लाभ, अगर हम बात कर रहे हैं, जहां पे चिकित्सा कार्यक्रम के तहत पेश किया गया था। अब 1935 में आपने देखा सामाजिक सुरक्षा के रूप में आया। भाई रूजवेल्ट ने, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने लेके आया दिव्यांगता, वृद्धावस्था को मेन फोकस किया था। हालांकि महिलाओं पर भी था, ऐसा नहीं कि महिलाओं पर नहीं था, बच्चों पर नहीं था, महिलाओं पर था, बच्चों पर था, परिवारों पर भी था सामाजिक सुरक्षा। 1965 में सामाजिक सुरक्षा के तहत ही, और देखिए क्या बातें हो रही है, चिकित्सा कार्यक्रम के बारे में बात हो रही है। ये वही अधिनियम है, कब क्या जोड़ा जा रहा है, 65 में जोड़ा जा रहा है इसको। तो ध्यान रखना आप सभी लोग कि जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1935 है, इस अधिनियम में चिकित्सा कार्यक्रम कब जोड़ा गया? तो 1965 में जोड़ा गया था, इसे नोट करिएगा। बेरोजगारी और मजदूरी करने वालों की मृत्यु से श्रमिकों और उसके परिवारों के लिए होने वाली जो अस्थिरता थी, उससे समाज की रक्षा के लिए उद्देश्य से बनाई गई जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं थी, ये सारी भी चीजें चलाई गई थी। तो 1965 में ये क्रियाविधि हुआ करती थी। ठीक है, तो आप ये भी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट था। भारत में अगर हम सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात करें तो क्या है? भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसका आर्थिक विकास बहुत खराब था। अच्छा, अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है, ठीक है। तो अगर सामाजिक सुरक्षा की अगर आप बात कहीं लिख रहे हैं तो पहले शुरुआत में ये चीज़ें मेंशन कर भी सकते हैं, ठीक है। अभी प्रगति पर है आर्थिक को लेकर बात की जाए तो। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासित था। ब्रिटिश सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कोई पहल नहीं की थी, ब्रिटिश सरकार ने। इसके लिए आर्थिक विकास के अलावा अन्य उद्देश्य थे। प्रत्येक देश का सामना एक अलग स्थिति, और इसी तरह भारत में भी थी। जो भारतीय जनसंख्या बहुत बड़ी थी और इसका प्रबंधन करना बड़ा कठिन था। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा अगर हम सोचें, पहले हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन दिन प्रतिदिन अब हमारा आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है। कोविड-19 के चक्कर में अभी 2019-20 का जो अगर आप देखेंगे डेटा या सूचकांक, तो थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस लगेगा कि आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा घटा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये घटता हुआ ही चल रहा था पहले भी,
बुरी कंडीशन थी और आज भी बुरी कंडीशन नहीं, अब वो धीरे धीरे उभर रहा है वहाँ से, ठीक है, सक्षम की तरफ चल रहा है। तो एक बात तो ये है कि अगर अप्लाइड प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से आप कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो आर्थिक विकास के अगर मैं बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है भारत की, इसलिए इसकी मैनेजमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो जब अप्लाइड प्रश्न वगैरह बनता है ना, तो ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है, इन्हीं पर आधारित होते हैं अप्लाइड प्रश्न। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो होगा मैनेजमेंट की क्या प्रॉब्लम आ रही थी आर्थिक स्थिति की में, एक कारण के रूप में देखा गया था क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा थी। समझ में आ रहा है? बता दीजिए सभी लोग, एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक है, ठीक है। आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो अमेरिकी में तब सामने आया जब उन्होंने वर्ष 1935 में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को पारित किया। एक बात तो ये पता है आपको, मैंने पहले ही बता चुका कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्हीं के द्वारा ये लाया गया था और ये पारित हुआ। और ये अधिनियम जो हुआ एक वृद्धा पेंशन के लिए, ठीक है, वृद्धा पेंशन था अमेरिका में, उस अधिनियम को इस अधिनियम में शामिल किया और यह शामिल किया सन 1938 में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत इसको शामिल किया और बताया इसने कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा के उपायों को संचालित करने के लिए अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा बोर्ड रखा जाए और विभिन्न पहलुओं पर फिर चर्चा की जाए कि समस्याएं हैं कहाँ, दिक्कत है कहाँ। ये बात मैं अमेरिका कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा सा आप समझते भी चलिए। हालांकि हमें भारत के बारे में पढ़ना है, कभी कभी अगर इंग्लैंड या अमेरिका के बारे में पूछता है तो आप बता देना इजीली थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं आईएलओ के बारे में। अभी आपने देखा भी आईएलओ की, भाई इसकी स्थापना 1919 में की गई है। तो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो है मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय के जवाब में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सामाजिक सुरक्षा को सुरक्षा के रूप में परिभाषित करता है और समाज अपने सदस्यों के सार्वजनिक उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक संकट के खिलाफ प्रदान भी करता है। अच्छा, मैंने ये पहली बात बता चुका हूँ, वही चीज़ें हैं, इसमें कुछ मेंशन नहीं है अलग से, वही बातें हैं, है ना, सारी चीज़ें। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा की कुछ नई अवधारणाएं, जो सामाजिक सुरक्षा जाल, सामाजिक संरक्षण, सामाजिक कोष उभरे हैं। ये NCL, जिसको आप कहते हैं नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 की एक रिपोर्ट में एक जगह पाते हैं कि सामाजिक सुरक्षा जाल को संरचनात्मक समायोजन में के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए मापा गया है। तो एक बात तो आपसे यहां तय है कि अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि सामाजिक सुरक्षा जो अधिनियम है, जो ILO अधिनियम है, जो सामाजिक और आर्थिक चीजों पर बात करता है, वो रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था और वो जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया तो वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर वाला 2002 का, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और ये था सामाजिक संरक्षण को लेकर, सामाजिक सुरक्षा को लेकर। सामाजिक राजकोष, आप जानते होंगे राजकोष, जहाँ राजस्व होता है, फंड होता है। जैसे आप लोग आजकल देख भी रहे होंगे कि भाई मोदी जी का जो आजकल न्यूज में चल रहा है कि RBI से इन्होंने इतना पैसे लिए, इन्होंने उससे इतने पैसे लिए, आजकल ये न्यूज़ में चल भी रहा और आप लोगों ने देखते भी होंगे। तो ऐसी कंडीशन पर मैं आपको बताऊं, वो राजस्व तो कुछ पैसे होते हैं जो जनता के काम में आते हैं। जहाँ पर आप योजना बनाते हैं किसान के लिए, तो उसमें 3 महीने पे या 1 महीने में 2 महीने में उसको 2000 रुपये, 1000 रुपये, 3000 रुपये ऐसे प्रोवाइड करते हैं। और जो आप प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि वो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और वो पैसे जो दिए जाते हैं वो आप सबके पैसे होते हैं, वो राजस्व के होते हैं पैसे। वही बात कर रहा है यहाँ पे, उसको सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है, उसको संरक्षण प्रोवाइड कर रहा है, उसको राजकोष से उभार रहा है, माध्यम राजकोष है वहाँ पर। तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो है वो 2002 की रिपोर्ट की जगह पर आता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संरचनात्मक समायोजन की बात करता है, नकारात्मक प्रभाव, अवांछनीय प्रभाव को वो कम करता है, समस्यात्मक व्यवहार को वो कम करता है। ठीक है,
उन्मूलन करता है, गरीबी को दूर करना, एक प्रकार से आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो अपने मन से। तो अप्लाइड प्रश्न बनाए जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं बोलता नहीं हूँ और प्रश्न वो बनकर आ जाए ऑप्शन में भी, तो आपको ये चीज़ें समझ जाना है कि भाई ये तो पॉजिटिव चीज़ें क्या होनी चाहिए इसके अंतर्गत। अगर आप बोलना भी चाहें तो आप बोल भी सकते हैं, है ना, अगर कोई चीज़ किसी को याद आ रही है तो। शायद ये आपको स्लाइड दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे एक बार जूम करना आप सभी लोग अपने फ़ोन को, और नहीं दिखाई देगा तो फिर मैं इसको जूम करता हूँ। अपने फ़ोन के एक बार सभी लोग जूम कर लीजिए। सर अभी ये जो कोविड-19 चला था तो इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो था वो भी सामयिक हो सकता है पेपर में। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, ऐसे ही अपने तर्क वितर्क को भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो भी अभी कोविड-19 के प्रति जो चीज़ें चलाई गई थी गरीबों को उत्थान के लिए या असहाय व्यक्तियों के लिए या उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता कोविड-19 से जो हैं वो उसके चपेट में आए और उनकी डेथ हो गई, है ना, तो उन बच्चों की देख रेख के लिए भी जैसे बहुत सारी योजनाएं चलाई भी गई हैं, आप लोगों को पता भी होगा। उन योजनाओं के जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, राजस्व कोष रखा है वो, ठीक है ना, वो राजस्व कोष है, वहाँ से पैसे जा रहे हैं उनके लिए। कोई अपने अपने जेब से थोड़ी पैसे लगाएगा, कोई लगाना चाहता है, कोई भी नहीं लगाना चाहता है, चाहे सरकार हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने जेब से कोई नहीं पैसे देता है ना। और ये अलग की बात है, वो अपवाद है जो सोशल वर्कर आजकल आप देखते हैं, उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा ही होता होगा, जो यूट्यूब या फेसबुक पे देखते हैं, पैसे के माध्यम से लोगों को कुछ ना कुछ वो दान करते रहते हैं या कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा इनकम टैक्स के बारे में, अगर ऐसी क्रियाविधि अगर होती रहती है तो वहाँ पे उसके इनकम टैक्स में शायद कुछ छूट मिलती है ना, तो वो चीज़ें आती रहती हैं, बाकी मर्जी उनकी है, ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हाँ अपवाद भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं, अपवाद भी हो सकता है कुछ चीज़ें, है ना। इसमें सर जैसे एक ये 80G धारा होती है इनकम टैक्स की, और जो एनजीओज वगैरह को दान करने में, ट्रस्ट को दान करने में उसके अंतर्गत छूट की प्राप्ति होती है, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बोला 80G के बारे में बात किया है, जैसे अगर कोई एनजीओ रजिस्टर्ड है, अगर वो 80G के तहत है तो तभी उसको कोई फंड करेगा, अदरवाइज कोई फंड नहीं करेगा, क्योंकि उसका फंड जब आएगा वहाँ पर 80G के तहत जो एनजीओ में रजिस्टर्ड है तो उसकी वैलिड होगा जो देगा, तो वो बता सकता है कि भाई मैंने इस एनजीओ को जो है इतने पैसे जो है मैंने वहाँ पर दिए हैं, इन लोगों के आर्थिक स्थिति को उभारा है, तो ये बोल सकते हैं, तो क्योंकि वो 80G के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड भी है, और जो होगा उसी का वही वैलिड होगा, और जिसके पास नहीं है 80G ना, वो वैलिड ही नहीं है, फिर तो वो पैसे व्यर्थ गए, उसके किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आती है। तो अब मैं आगे चलूँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को, साफ बता दीजिए एक बार। चलो फिर आगे अगर हम बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जो है ये उसकी विशेषताओं के संबंध में कुछ बातें की जा रही है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। एक बात तो यह है कि सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम समाज में रहने वाले और काम करने वाले व्यक्तियों के लिए। दूसरी बात कि यह सेवानिवृत्त, बेरोजगार, वृद्ध, दिव्यांग के रूप में जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए। अब यही तो विशेषता है इसकी सामाजिक सुरक्षा की। कम से कम सामान्य जीवन जीने के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा के हितों के बारे में बात करना। सामाजिक जोखिम जैसे बीमारी, वृद्धावस्था, सेवानिवृत्त, दिव्यांगता, बेरोजगारी के कारण कठिनाई के प्रभावों को दूर करना, ये भी एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की एक प्रकार की विशेषता ही हो जाएगी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि समाज में उपेक्षित लोगों के सामाजिक या उसके जीवन स्तर में सुधार लाने की बात करना या उसका योगदान देना, प्रयास करना, ये सभी की सभी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। और भी चीज़ें हैं, राष्ट्रीय विकास करना, सुखी के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, अपनी भूमिकाएं जो है सरकार में या गैर सरकारी संगठन या ट्रस्ट के माध्यम से या स्वयंसेवक के माध्यम से निभा सकता, तो वो भी कहीं ना कहीं समाज सुरक्षा के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। सरकार के द्वारा जो है प्रदान किए गए लाभों के बारे में कुछ कानून बनाए गए हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा के विधान के रूप में भी जाना जाता है। सामाजिक सुरक्षा कानून की अवधारणा के विकास को वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में लंबा समय लगता है, ये भी बात ठीक है। तो ये सभी की सभी विशेषताएं हैं, आप इसे देख लेना एक बार, और ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है सारे के सारे, है ना। तो ये चीज़ें इजी सरल है। आगे हम बात करते हैं और भी सामाजिक सुरक्षा की पॉइंट। अब भी अगर हम बात कर रहे हैं जहाँ पे कि भारत में समाज कल्याण सर्विसेज के लेकर, तो सेवाओं को लेकर
तो उसमें एक कर्मचारी, आपने नाम सुना होगा सामाजिक सुरक्षा में, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के बारे में भी। तो जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है 1948 का, और इस अधिनियम के तहत जैसे आप लोगों नाम सुना होगा ESI योजना का उद्देश्य बीमारी, प्रसूति और रोजगार की चोट के मामले में स्वास्थ्य देखभाल और नगद लाभ प्रोवाइड भी करता है। तो ये भी एक प्रकार से समाज कल्याण के ही अंतर्गत आता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये सभी के सभी अधिनियम को आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत बस आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझ लीजिए कि इसके अंतर्गत आता क्या है, बस इतना जान लीजिए बस। बाकी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है ना। सिर्फ अधिनियम, अधिनियम वर्ष और उसके अंतर्गत एक दो लाइन ये कि वो अधिनियम किससे संबंधित है, बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं मातृत्व लाभ अधिनियम के बारे में, तो ये अधिनियम क्या कहता है, कारखानों, प्रतिष्ठानों, वृक्षारोपण, खान दुकान पर लागू होता है ये। और इस अधिनियम में प्रावधान के तहत जो है लाभ, कारावास, गर्भपात या बीमारी के मामले में आवधिक भुगतान के रूप में जो है गर्भावस्था से उत्पन्न करने में या उसकी मदद करने में जो है सहायता करता है मातृत्व लाभ अधिनियम, और ये है 1961 का। कर्मचारी भविष्य निधि, जिसको आप जानते होंगे, यह भी अधिनियम 1952 में लाया गया था। और यह अधिनियम जो था वृद्धावस्था और जो है अमान्य तथा उत्तर जीविका को लाभ के लेकर कानून प्रोवाइड करने में बात करता था। कर्मचारी राज्य भविष्य निधि और विधिक प्रावधान अधिनियम भी इसी को ही बोला जाता है, 1952 वाले को ही। ठीक है। ग्रेचुटी जो है अधिनियम भुगतान, ये भी जैसे आप उपादान भुगतान अधिनियम पढ़ते हैं, है ना, तो ये वही अधिनियम है 1972 का, जो समय समय पर पेंशन भुगतान के लिए एक अगर हम बात करें भुगतान के लिए लाभ प्रोवाइड करता है ये। ठीक है। तो जैसे कारखानों में अगर कोई काम वगैरह कर रहे हैं तो उसको एक प्रकार से बोनस के रूप में आप ऐसा चीज़ समझ सकते हैं कि बोनस के रूप में भी ये चीज़ें जो दी जा रही है लोगों को लाभ के रूप में, उनकी समस्याओं का समाधान करने के रूप में, एक पेंशन या एक राशि उसको क्या की जा रही है, भुगतान करने की जा रही है उसको। ठीक है। तो यह एक प्रकार से ग्रेच्युटी अधिनियम है 1972 का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जिसको हम लोग बोलते हैं उपादान अधिनियम भी 1972 वही है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का। ये रोजगार और मृत्यु या दिव्यांग के कारण उत्पन्न होने वाली दुर्घटना के कारण जो नुकसान हुआ है उसका एक प्रकार से भरपाई करता है, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 छटनी या इसके अंतर्गत बेसिकली छटनी मुआवजा के रूप में या उसके खिलाफ वैधानिक उपाय का प्रावधान किया जाता है। यह औद्योगिक विवाद जैसे श्रमिक और जो मालिक होता है उनके बीच में कोई तनाव है या कोई विवाद है, तो उनके विवादों को निपटने के लिए, उनको सुलझाने के लिए सामूहिक सौदेबाजी होती है, सुलह होता है, पंच निर्णयन होता है, अधिनिर्णयन होता है, मध्यस्थता होता है। विभिन्न प्रकार के वो एक प्रकार की समस्या को निपटाने के लिए कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ना। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर अधिनियम आएगा तो मैं वहाँ पर बताऊँगा आप लोगों से। लेकिन मेडिकल सोशल वर्कर के लिए आप ये ध्यान रखें कि औद्योगिक अधिनियम कब आया है, ये आपसे सम्मिलित करने के लेकर पूछा जा सकता है। तो 1942। और इसमें एक और अधिनियम याद रखना 25 का जी। इसमें 25 का जो जी है ये बोलता है कि अगर आप किसी की छटनी कर रहे हैं या आप किसी को निकाल रहे हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम में, तो आप निकाल उन्हीं को सकते हैं जिनकी शीघ्र भर्ती हुई होगी। ठीक है। आप इसमें हालांकि 40 धाराएं हैं, टोटल 40 धाराएं हैं, लेकिन 40 धाराओं में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी में पूछा गया था एक बार प्रश्न ये 25G को लेकर। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसका, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा को लेकर, तो भारत में जो है योजनाएं, तो कंपनियों के द्वारा जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ प्रतिभूतियां हैं जिसको अपनाने के लिए अनिवार्यता के बारे में बात किया। जैसे पेंशन हो सकता है, स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा हो सकता है, दिव्यांगता हो सकता है, मातृत्व हो सकता है, ग्रेच्युटी हो सकता है। ठीक है। तो ये कुछ 5 कीवर्ड्स हैं, इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए
बाकी अगर आप देखना चाहें या तो पढ़ना चाहें तो इसमें आपको मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बस। जैसे देखिए ये पेंशन क्या है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सेवाओं के द्वारा जो है मृत्यु के मामले में, सेवानिवृत्त के मामले में ये पेंशन और परिवार को भी पेंशन सुनिश्चित करने की बात करता है पेंशन। तो ये भी एक प्रकार का सामाजिक सुरक्षा का ही पार्ट बन जाता है ना। तो ये भी आपका उसी के अंतर्गत आएगा। और अगर हम बात करें तो एक है आपका स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा के रूप में भी। तो बेसिकली क्या है कि भारत में जो एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिसमें पूरी आबादी में जो है उसे मुफ्त चिकित्सा देखभाल जो है प्रोवाइड भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा को लेकर तो भारत में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा है, लेकिन वह पूरी आबादी से मुफ्त शिक्षा या मुफ्त चिकित्सा देखभाल शामिल नहीं है, जिसमें यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा के बारे में बात हो रही है। तो जहाँ पे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप लोगों ने जिनके पास किसी का जाता है ESI, किसी का ESI कटता है कोई, अगर इसमें से बताइए जो लोग आप जॉब पर हैं, आपका PF कट रहा हो, ESI कट रहा हो, CLEL मिल रहा हो आपको, है कोई लोग इसमें किसी के पास है या जानते हैं आप ये सारी बातें CLEL? सर हम तो इसके लिमिट से ऊपर आते हैं, लेकिन हमारे और कलीग्स का कटता है और इसके बारे में जानते हैं। हाँ वेरी गुड, चलो। हाँ अगर जैसे यहाँ पे अगर 18,000 से रखा गया है कि अगर आपकी 18,000 से कम की सैलरी है या उसके आसपास अभी आती 21 है। हो गया है इसमें ना, EPFO में 21,000 हो गया है अच्छा अभी। 21,000 हो गया, चलो धन्यवाद आपका। अगर 21,000 अगर सैलरी की बात होती है, अगर किसी स्टूडेंट या किसी व्यक्ति को मिलती है तो उसके अंतर्गत जो है ये सारे के सारे प्रावधान, अगर इससे ऊपर होगी तो आपको वो उसके प्रावधान नहीं दिए जाते हैं। तो आप जैसे इन्होंने कहा कि मैं उससे ऊपर हूँ, तो मैं बता दूं आपको कि एक ESI वो भी होता है, आपको पता होगा, फिर जानते भी होंगे कि उनकी सैलरी, इसीलिए कह रहा है कि मुफ्त चिकित्सा देखभाल शामिल नहीं है इसमें। आपका उसका जो है शायद 6 पॉइंट कुछ ऐसे उसका परसेंटेज कटता है, या 12 पॉइंट कुछ ऐसे उसका परसेंटेज कटता है जो। सर ये दोनों चीजें ना, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, दोनों हाँ चीजें थोड़ा अलग अलग हैं। एक तो है EPFO है, जो आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है। जो जो EPF जो कटता है वो अभी जो लागू है वो ये है कि 15,000 तक जिसकी आय है, मासिक आय है, उसका EPF में अंशदान होगा 12.5% उस व्यक्ति का, 12.5% नियोक्ता का। 12% एक 12.5 है? 12.5 है सर जो कट रहा है अभी। अच्छा अच्छा, जो कट रहा 12.5 है, अच्छा। हाँ हाँ सही है, आप जो बता रहे हैं वो, और इसका जो इसका बता रहे हैं ESI का। तो ESI है सर, ESI दरअसल क्या है कि वो कारखाना अधिनियम के साथ में जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि हम लोग कारखाने की परिभाषा में नहीं आते, तो ESI हर जगह है नहीं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो 13 जनपद हैं, तो 13 जनपदों में से सिर्फ हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर 3 जनपद पूर्णतः मैदानी जनपद हैं, और इंडस्ट्री भी वही है। नैनीताल जिला आंशिक रूप से मैदानी है और वहाँ इंडस्ट्री थोड़ा कम है। तो जो 2 जनपदों में जहाँ इंडस्ट्री है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, तो वहाँ पे ESIC के हॉस्पिटल है, और वही इंडस्ट्री में ही ESIC कट रहा है, और जगह कहीं नहीं कटता। ओके चलो कोई बात नहीं। तो इनका भी मतलब कुछ जो है कटती है, और ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और मुझे याद था PF का कि 12% कटता था, लेकिन आप बता रहे हैं कि 12.5 कटता है। तो चलो कोई बात नहीं, अब हो सकता है कुछ ऐसा, अगर सैलरी में इंक्रीज़ हुआ है तो ये भी हो सकता है अपडेट हुआ हो। और ESI के बारे में आप ये थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, जिसको आप ESI बोल रहे हैं, वो सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है, ठीक है। और वहाँ पे बेसिकली जो है अब पैसे कट रहे होते हैं, फ्री में नहीं उसकी चिकित्सा होती है, ठीक है। तो यह एक प्रकार से यही बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। दिव्यांगता के बारे में अगर हम बात करें तो श्रमिक की क्षतिपूर्ति अधिनियम में नियोक्ता को कर्मचारी या उसके परिवार के मृत्यु या दिव्यांगता या वही विकलांगता जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार या संबंधी चोटों के मामले में मुआवजा का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। तो अगर मान लीजिए आप ऑन ड्यूटी हैं और आपके मान लीजिए कोई क्षति हो जाती है, तो इसकी प्रतिपूर्ति है इसकी, ये करेगा कौन? तो ये श्रमिक की क्षतिपूर्ति एक अधिनियम है
इसके तहत इसकी पूर्ति की जाएगी। तो ये दिव्यांगता के परिप्रेक्ष्य में भी यहाँ पे वही बात कही जा रही है। फिर मातृत्व की बात अगर हम करें तो मातृत्व लाभ अधिनियम आपको पता ही होगा, और यह एक नियोक्ता जो है मातृत्व के दौरान 180 दिनों के वेतन के साथ साथ अन्य जुड़े जो आकस्मिक वेतन होते हैं उसका भुगतान करने की आवश्यकता होती है। तो ये एक प्रकार का क्या बोलता है, मतलब ये महिलाओं के हकदार के, मतलब महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में ये बात होती है, ये मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। मेल के नहीं, फीमेल के अंतर्गत आता है बेसिकली ये ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि नियोक्ता को मातृत्व के दौरान 180 दिनों के वेतन के साथ साथ कुछ अन्य जुड़े हुए आकस्मिक वेतन का भुगतान करने का भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पूछ लेता है कितने दिनों का, तो 180 दिन, इसे आप ध्यान रखिएगा फैक्ट के रूप में। थोड़ा सा मातृत्व लाभ नोट करिएगा और उसके नीचे 180 भी लिख सकते हैं। एक अभी है ग्रेच्युटी, और आप सबको पता होगा कि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले जो प्रतिष्ठानों के लिए ग्रेच्युटी जो जिसको हम बोलते हैं उपादान संदाय अधिनियम, जो है ग्रेच्युटी अधिनियम है, इसके भुगतान के लिए उन कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के अतिरिक्त वेतन के भुगतान आवश्यकता होती है, और जिन्होंने 5 साल या उससे अधिक समय तक कंपनी में काम किया होगा, है ना। अच्छा, ये जो मैं आपसे ग्रेच्युटी की बात मैं कर रहा हूँ कर्मचारियों के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत, तो ध्यान ये भी रखना है आप लोगों को कि भाई 5 साल का जो व्यक्ति जो 5 साल तक उसमें काम कर रखा होगा वो उसी के प्रति होगा, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे किसी व्यक्ति को आप नहीं निकाल सकते हैं, ये कब नहीं निकाल सकते, जब तक उसका 6 महीने कंप्लीट ना हो जाए, है ना। जॉब से आप कब नहीं निकाल सकते, अगर मान लीजिए कोई अगर अच्छी इंस्टीट्यूट है, लिमिटेड टाइप का इंस्टीट्यूट है, लिमिटेड टाइप का, है ना, और वो जो है उसमें स्टाइफंड मतलब फंड वगैरह भी आ रहे हैं, तो उसको आप उस व्यक्ति को नहीं निकाल सकते जब तक उसका 5 साल मतलब उसका जो है 6 महीने जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, है ना, क्योंकि उसके बाद उसका सारा चीज़ें वहाँ से कटना शुरू हो जाता है, मतलब ये PF ESI वगैरह सब कुछ कटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है वहाँ पर, तो ये बातें भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नाम सुना होगा NSAP, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर। हालांकि अभी मैंने जो है कल क्वेश्चन हो रहा था लास्ट टाइम में UGC वाले बच्चों का, तो उनमें ये पूछा गया था प्रश्न, है ना। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है ये, ठीक है, जिसको हम इन शॉर्ट में बोलते हैं NSAP बोलते हैं। आप इसे नोट करिएगा, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है आप लोगों से। ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके तहत अनुच्छेद 41 आपको पता होगा, अनुच्छेद 41 और 42 के तहत नीति निर्देशक तत्वों का अनुकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया है। तो अनुच्छेद 41 क्या है, कोई बताए जरा मुझे। 41 बताइए, पता है क्या कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ही आप लोगों को। नहीं पता बोला करे थोड़ा बहुत। तो बेसिकली राज्य आर्थिक और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने की लिए, शिक्षा पाने के लिए और बेरोजगारी कम करने के लिए, ठीक है, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता को कम करने के लिए लोक सहायता प्रोवाइड करता है अनुच्छेद नंबर आपका 41। समझ में आया क्या होता है 41, 41 और 42 क्या कहता है? 42 क्या बोलता है? 42 क्या बोलता है? बोलता है कि भाई काम की न्याय संगत, है ना, प्रसूति सहायता उपबंध, है ना, यही चीजें बोलता है ना। और काम की न्याय संगत मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करना, प्रसूति सहायता करना, ये आपका 42 आता है। तो ये भी अधिनियम के अंतर्गत जो है आर्टिकल्स जो दिए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो श्रम सेवाएं एक पोर्टल है, उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो NSAP के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना होगा।
अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो अनुच्छेद 41 भी आपको दिया हुआ है कि काम पाने या शिक्षा प्राप्त करने की विशेष स्थितियों में सहायता। वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा था अभी, कि अपनी आर्थिक क्षमता और विकास को लेकर, फिर है ना, फिर काम के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धा, अपंगता, वही दिव्यांगता, है ना, मांगों की स्थिति में जन सहायता को देना। ठीक है, यही चीज़ें मैं बता रहा था आप लोगों से। न्याय और काम की मानवीय दशा, अभी वही बोल रहे हैं, मनोचित दशाएं। मातृत्व या मातृत्व सहायता का मतलब मैं क्या बोल रहा था वहाँ पे, कि प्रसूति सहायता, है ना, तो ये भी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाता है ना। तो ये आपका दोनों के दोनों आर्टिकल्स में यहाँ पे लिखे हुए थे। आगे कहता है कि यह कार्यक्रम जो है गरीब परिवार और वृद्धावस्था जीविकापार्जन करने के लिए मुख्य सदस्य की जो है मृत्यु या मातृत्व जैसी स्थितियों में लाभ के लिए सामाजिक सहायता जो है राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत करती है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सामाजिक सहायता और राज्य के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो अपने भविष्य के उपलब्ध कराए जाने वाले लाभ हैं या न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित कराना, ये भी एक प्रकार से उसी के अंतर्गत आ जाएगा। और NSAP जो है क्रियान्वयन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेसिकली लागू होता है। तो ये भी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सरल सरल चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ पे, है ना। कुछ कार्यक्रम है, जैसे 5 मैं आपको बता देता हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना है ना, इसके अंतर्गत क्या है, लाभार्थी 60 वर्ष से अधिक होने चाहिए, गरीबी रेखा के नीचे अगर है तो BPL होना चाहिए। लाभ 400 रुपये प्रति व्यक्ति मिलेगा, वो माह में भी, है ना, रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलेगा। और एज जो डिसाइड किया गया है 60 और 79। तो ये नोट मत करिएगा, ये इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि PS का पूरा नाम पूछ सकता है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कौन कौन सी जो कार्यक्रम है वर्तमान में चल रहे हैं NSAP के तहत, तो ये पूछा जा सकता है बस। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, बाकी इसके अंतर्गत क्या रहे वो नहीं। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा विंडो जिसको आप बोलते हो ना, विधवा, है ना, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अगर हम बात करें तो इसमें भी जो BPL के नीचे आ रही हैं उनके बारे में बात हो रही है, 40 से 59, है ना, के बीच में, और प्रतिमाह 300 रुपये पेंशन। और फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन के बारे में बात हुई तो 18 से लेकर 59। और यहाँ पर BPL वर्ग के जो है गंभीर उसके नीचे आ रहे हैं, और या तो फिर गंभीर दिव्यांग वाले हैं। गंभीर दिव्यांग वाले होंगे वो कितने % होता है, 80% होता है। दिव्यांगता कितने %, 80%। बाकी अगर आपने RPWD देखा होगा तो उसने कितने % डिसेबिलिटी को माना है, कि अगर उसके अंतर्गत इतने % डिसेबिलिटी होगा तो वो दिव्यांग है। कोई बताना चाहेगा मुझे, कोई व्यक्ति? RPWD ने कितने, 40%। हाँ 40%, हाँ 40%, ये आपका सही रहेगा। गंभीर में 80%, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार हैं, जीविकापार्जन के लिए आते हैं, तो ये भी बेसिकली उसी के अंतर्गत आ जाएगा। और एक अन्नपूर्णा होता है जिसके तहत जो है NOAPS के तहत पात्र के लाभों के वंचित वरिष्ठ नागरिकों के प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज उपलब्ध करा। मतलब एक प्रकार से अगर हम अन्नपूर्णा की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अनाज वगैरह से ही या उपलब्ध कराने की बात करता रहता है ये, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट था, ऐसी बात नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं था। 5 चीज़ें हैं, पाँचों के पाँचों जो थे इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं NO, है ना, APS, तो APS जो है ये इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ना, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ये। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इसे भी आप लोग नोट करिए। 5 चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट थी, पाँचों की 5। बाकी यहाँ पे वही चीज़ें हैं, ये सारे डेटा हैं, डेटा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप में चले जाओगे तो फिर दिक्कत है। हाँ, बाकी मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी है। आगे अगर हम बात करें समाज कल्याण नीति के बारे में, तो विशेष रूप से अगर हम बात करें सहायता, सामाजिक बीमा के लाभ होंगे, पारस्परिक रूप से सामाजिक सुरक्षा और उसके उपकरण, उसकी कल्पना, या फिर हम बात करें न्यूनतम सामाजिक कल्याण नीति, व्यक्तियों की गरीबी सापेक्ष का अभाव से बचाना, एक प्रकार से सामाजिक कल्याण की नीतियाँ हैं। जाहिर सी बात है, उपकरण के लेना, साधन को लाना, संसाधन को ले आना, और इससे क्या करते हैं जो लोगों में, जो अगर हम बात करें समाज में जो असहाय लोग हैं उनकी मदद करते हैं ये लोग, ठीक है। तो किसके माध्यम से करेंगे, उपकरण के माध्यम से करेंगे, और ये सामाजिक सुरक्षा में आता है। तो ये बेसिकली समाज कल्याण नीति के ही अंतर्गत सहायता और सामाजिक बीमा का लाभ देने के लिए काम किया जाता है।
और अगर हम बात करें तो आपने कुछ नाम तो सुना ही होगा अच्छे तरीके से कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये कुछ स्कीम्स और भी हैं, है ना, बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत क्या क्या बातें होती हैं ना, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व किया गया है। पहली बात तो ये कि मोदी सरकार के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये टर्म इंश्योरेंस प्लान के संबंधित में था, जो आम आदमी को बीमा के माध्यम से सुरक्षित प्रदान करता था, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था। तो ये मैंने 2-3 जो लिए हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सम्मिलित को लेकर पूछा जा सकता है ना आप सबसे प्रश्न। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा अगर हम योजना के बारे में बात करें तो इसका जो लॉन्च करने की तिथि थी आप देख रहे हैं 8 मई 2015 को था। और ये किसने घोषणा की, अभी आपने ऊपर देख रहे थे प्रधानमंत्री जो थे आ रहे थे, यहाँ जो आ रहे हैं आप देख रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ें किया है 2015 में, ठीक है, अरुण जेटली ने। और ये योजना क्या थी, गरीब नागरिकों की मदद करना था, इसका बेसिकली ये मोटो था, गरीब आदमियों के लिए मदद करना, मतलब जैसे दुर्घटना अगर किसी का हो गया तो उसको बीमा वगैरह जो है प्रोवाइड करता था ये योजना। तो ये भी योजना अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी मैं अभी PDF दे दूंगा, आप लोग इसे देख भी सकते हैं क्या क्या चीज़ें और भी इसमें मेंशन किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वही है जो इसके पात्र कौन होगा, तो इस योजना का आवेदन करेंगे भारत के वही लोग जो भारत के निवासी हैं, है ना। और आवेदनकर्ता वही होगा भाई जो 18 से 70 वर्ष जिनकी एज होगी। और जो आवेदक होगा उसके पास एक बैंक खाता होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उसमें अगर हम बात करें तो ऑटो डेबिट के लिए उसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, है ना। तो ये चीज़ें बाकी अलग आगे की बातें, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है आवेदन के बारे में बता रहा है कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, इसके लिए क्या क्या लाभ मिलेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। एक है अटल पेंशन योजना, आप जानते होंगे भारत सरकार के द्वारा ही इसे समर्पित है। ये वित्त मतलब होता है व्यवसाय से लेकर, है ना, वित्त मतलब क्या होता है, व्यवसाय को लेकर। इसका जो लक्ष्य रखा गया था संगठित क्षेत्रों में लोगों को पेंशन की सुरक्षा प्रदान करना और उसका जो है आरंभ करना। कोलकाता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था, मई 2015 में। जनसंख्या में से केवल 11% यानी 11% के पास हुए थे और इसकी वित्त योजना के रूप में इसको जानते भी, और इसी योजना से इसको जोड़ा भी गया था अटल पेंशन योजना। 2 बातें याद रखना, एक ये कब आई है, दूसरी बात ये कि किन लोगों को पेंशन दे रहा है ये, तो असंगठित क्षेत्र के लोगों को दे रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, 2 बातें यहाँ से, ठीक है। बाकी इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ग्राहक की उम्र जो है 18 से 40 के बीच में होना चाहिए, उसकी बचत बैंक होना चाहिए, खाता होना चाहिए एक, है ना, बैंक में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया कंप्लीट, ठीक है।